स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या एकेडमी। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 करेंगे, जो कि एनसीईआरटी के बुक में है। ये चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर का नाम क्या है? फैशन डिज़ाइन और व्यापार। फैशन डिज़ाइन क्या होता है, इससे तो आप ऐसे ही जानते हैं। फैशन के बारे में आप लोगों से अच्छा कौन जानता होगा, ठीक है। तो फैशन डिज़ाइन के बारे में और कुछ हम पढ़ लेते हैं। और व्यापार, इससे रिलेटेड व्यापार, बिजनेस किस तरीके से होते हैं। फुल मार्क्स की बुक में ये चैप्टर नंबर 9 है, लेकिन एनसीईआरटी में कौन सा चैप्टर है? ये 12 है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं इसमें हमें पढ़ना है। प्रस्तावना, फैशन डिज़ाइन एवं व्यापार की मूलभूत संकल्पनाएं, फैशन डिज़ाइन एवं व्यापार का महत्व, फैशन का विकास, फैशन के खुदरा संगठन, व्यापार एवं जीविका, ये तो हम अभी बाद में पढ़ेंगे। कुछ टॉपिक्स ही आज के पार्ट में कवर करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना पढ़ लेते हैं। फैशन उद्योग के दो मजबूत स्तंभ होते हैं। फैशन उद्योग के दो मजबूत स्तंभ होते हैं। कौन कौन से? फैशन डिज़ाइन और फैशन व्यापार। फैशन डिज़ाइन और फैशन व्यापार। आज फैशन उद्योग एक वैश्विक उद्योग है और कुछ देशों में फैशन उद्योग सदियों से अस्तित्व में है। आप लोगों को पता है कि फैशन उद्योग क्या है? बहुत ज़्यादा इस समय मार्केट में फैला हुआ एक वैश्विक उद्योग है और कुछ देशों में फैशन उद्योग सदियों से अस्तित्व में है। भारत में जहाँ वस्त्र निर्माण सदियों से फल फूल रहा है, भारत में क्या है? ये जो वस्त्र बनाने की प्रक्रिया है, ये सदियों से चली आ रही है और फल फूल रही है। वहीं अब फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में तेजी के कारण हुई वृद्धि के कारण परिधान एवं उपसाधनों के डिजाइन के क्षेत्र में नई नई संभावनाएं भी उत्पन्न होती जा रही हैं। ये तो हमारा जो वस्त्र निर्माण का उद्योग है, ये पुराने समय से चला आ रहा है और बहुत अच्छा इसका बिजनेस या ये चल भी रहा है। लेकिन धीरे धीरे अब क्या है, फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। परिधान एवं उपसाधन के डिजाइन के क्षेत्र में भी नई नई संभावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। फैशन उद्योग हमारी भौतिक आवश्यकताओं के साथ साथ हमारी रचनात्मक लालसा को भी पूरा करती है। फैशन उद्योग जो है, हमारी जो भौतिक जो आवश्यकताएं, नीड है हमारी, वो तो पूरा होती होती है। उससे हम और भी हमारी रचनात्मक लालसाएं भी पूरा होती हैं। हम सभी जानते हैं कि आर्थिक विकास की शुरुआत में समाज मूलतः आत्मनिर्भर था। आर्थिक विकास जो हमारे समाज का हुआ है, उसमें आत्मनिर्भर था। मानव की जो आवश्यकताएं थी वो क्या थी? बहुत सरल और सीमित थी। पहले के जो लोग थे, उनकी आवश्यकताएं कैसी हुआ करती थी? बहुत ज़्यादा सरल। उनके बहुत सारे डिमांड नहीं थे कि हमें यही चाहिए या ये वाले फैशन के ड्रेस चाहिए। उस समय भी चीज़ें होती थी, उस समय भी फैशन होते थे, लेकिन लोगों की आवश्यकताएं क्या होती थी? बहुत ज़्यादा सीमित और सरल होती थी, जिनकी पूर्ति वो क्या कर लेते थे? स्वयं अथवा अपने परिवार के सहयोग से सरलता से कर लेते थे। और उन आवश्यकताओं की पूर्ति वे खुद या अपने परिवार की हेल्प लेके कर लेते थे। लेकिन अब क्या है, सभ्यता, धीरे धीरे सभ्यता का क्या हुआ? विकास हुआ और ज्ञान की भी वृद्धि एवं आर्थिक परिस्थिति में होने वाले परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप मानव के लिए अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करना क्या हो गया है? अब हमारा क्या हुआ है? धीरे धीरे सभ्यताएं क्या हो गई? विकसित हो गई। और हर एक चीज़ क्या हुआ, आप मार्केट में देखते हो चीज़ें कैसी हो रही हैं? हर चीज़ महंगी हो रही है। तो लोग अपनी आवश्यकताओं की स्वयं पूर्ति नहीं कर पाते। करना क्या हो गया है? असंभव हो गया। ऐसा नहीं है कि एक लोग घर में जॉब करे तो सबकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। क्यों? क्योंकि हमारी सभ्यताओं का विकास हो गया। अब हर एक चीज़ महंगी हो रही है, तो इसमें सभी की हेल्प जरूरी है। अब वही उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करने लगा है जिसके उत्पादन में वह कुशल था। अब वो लोग क्या करने लगे हैं? पहले जिस पे दूसरों पे थे, अब खुद भी उनका उत्पादन करने लगे हैं, जिनके उत्पादन में वो क्या है? कुशल है। जो चीज़ें उन्हें आती है उसको वो खुद भी बनाने लगे हैं तथा अपने उत्पादन की अतिरिक्त मात्रा की आवश्यक वस्तुओं से विनिमय करने लगा है, जिसे वस्तु विनिमय कहते हैं। वस्तु विनिमय क्या कहते हैं? एक्सचेंज, बार्टर एक्सचेंज जो होता है, ये चीज़ दी उसके बदले कोई चीज़ ले ली, ठीक है, वही क्या होता है? हमारा बार्टर एक्सचेंज। धीरे धीरे क्या हुआ? व्यापार, हमारा व्यापार का स्वरूप बना।
जो उपलब्ध था वो क्या था, बिकाऊ था। हमारे पास जो चीजें थी, जो हमने अपने कौशल से बनाई है, उनको हम क्या करते थे, मार्केट में ले जाके बेचते थे। वर्ष 1920 में क्या हुआ, पहनने के लिए वस्त्र तैयार वस्त्रों का उत्पादन आरंभ हुआ। कब, सन 1920 में तैयार वस्त्र तैयार किए गए थे, उनके उत्पादन शुरू हुए। और जल्द क्या हुआ, तैयार वस्त्रों का विक्रय एक बड़ा व्यवसाय बन गया। और क्या हुआ, जो वस्त्र तैयार किए गए थे उनको मार्केट में लाए गए, उनको बेचा गया, तो इसका व्यवसाय जल्दी ही बड़ा व्यवसाय बन गया। कुछ समय में ही क्या हुआ, फैशन परिधान एक महत्वपूर्ण व्यापार बन गया। और धीरे धीरे जो ये फैशन परिधान, जो पहनने के कपड़े थे हमारे, वो क्या हो गए, एक महत्वपूर्ण व्यापार में आ गए। इसके बढ़ते हुए आर्थिक अवसरों के परिणाम स्वरूप फैशन व्यापार एक नई विशेषता के रूप में अस्तित्व में आया। और इसी से धीरे धीरे क्या हुआ, हमारा जो फैशन व्यापार था एक अस्तित्व के रूप में आया। देख लीजिए, मैंने फैशन व्यापार, अलग फैशन ही तो है ये, फैशन से किस तरीके से लोग पहले फैशन डिजाइनिंग बनाते हैं पेपर में, फिर डिजाइनर के पास लेके जाते हैं। ठीक है, अब देखें फैशन डिजाइन एवं व्यापार का महत्व क्या है। फैशन डिजाइन एवं व्यापार का महत्व, फैशन डिजाइन का और व्यापार का महत्व क्या है। फैशन उद्योग आज एक बहुत बड़ा उद्योग है, छोटा मोटा नहीं है बिजनेस। जो भी फैशन उद्योग के काम में लगे हैं उनका बहुत बड़ा उद्योग है। भारतीय फैशन उद्योग का देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में 14%, कितना, 14% हिस्सा है किसका, भारत का फैशन उद्योग में। और सकल घरेलू उत्पाद का 8% इसी उद्योग से प्राप्त होता है। भारतीय फैशन उद्योग लगभग 38 मिलियन लोगों को क्या कर रहा है, भारत में जो फैशन उद्योग हैं वो कितने लोगों को रोजगार और स्वरोजगार प्रदान कर रहे हैं, 38 मिलियन लोगों को। स्वरोजगार मतलब खुद अपना कुछ डिजाइन बनाएं, मार्केट में ले जाएं और उद्योगों में जाके रोजगार करें, तो कितने लोगों को, 38 मिलियन लोगों को फैशन उद्योग जो है रोजगार और स्वरोजगार प्रदान कर रहा है। फैशन उद्योग में एक बार पहचान बनाने के पश्चात अपार संभावनाओं के द्वार खुल जाते हैं। होता ही है मार्केट के बारे में। मार्केट में क्या है, आपकी मार्केट में जहां पहचान बढ़ गई, आपकी वैल्यू बढ़ गई, आपकी चीजें ज्यादा बिकने लगेंगी। जिन चीजों का मार्केट में पहचान बन गया वही चीजें मार्केट में या वही लोग के सामान मार्केट में बिकते हैं। फैशन डिजाइन और व्यापार नियोजन, क्रय विक्रय किसको सम्मिलित किया जाता है फैशन व्यवसाय में। क्या क्या चीज होती है, कच्चा माल, भाई जो सामान बना रहे हो, कपड़ा जो बन रहा है, फैशन डिजाइनर का जो चीजें बन रही है, उसके लिए पहले तो आप कच्चा माल लेके आओगे मार्केट में, वो चीजें भी तो उपलब्ध होनी चाहिए, वो भी तो बिकेंगी। आपके फैशन उद्योग चल रहा है, इसका मतलब क्या है, कच्चा माल भी बिक रहा है। परिधान एवं उपसाधनों के उत्पादन के विभिन्न प्रक्रम सम्मिलित होते हैं। इसके अंतर्गत और क्या होता है, वस्त्र निर्माण, जिसमें वस्त्र उपयोगी तंतुओं एवं इनसे वस्त्र बनाने की प्रक्रिया भी आती है। पहले क्या, कच्चा माल की भी जरूरत होती है, परिधान और परिधान में लगने वाले जो चीजें होती हैं, और कपड़ा बनता किससे, तंतुओं से, उनकी भी जरूरत होगी। तो ये चीजें भी साथ साथ इनका भी काम बढ़ेगा। इसमें फैशन व्यापार अर्थात फैशन उत्पाद को उचित समय पर और सही बाजार में बिक्री एवं इसका प्रचार करना भी सम्मिलित है। यह हमें इस बात का ज्ञान देता है कि क्या, क्यों और कब एक शैली फैशन बन जाती है, और हमें क्या है पता भी नहीं चलता कब क्या चीज मार्केट में आई और कब वो फैशन में आ गई। ये चीज आप समझ भी नहीं पाते हो और फैशन चलना शुरू हो जाता है। अब क्या है, मूलभूत संकल्पनाएं, जो फैशन डिजाइनिंग की मूलभूत संकल्पनाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है। आज फैशन एक क्या है, बहुत बड़ा व्यवसाय है। फैशन क्या है, एक बहुत बड़ा व्यवसाय है मार्केट के अंदर, जिसके निम्नलिखित क्षेत्रों में लाखों लोग रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग क्षेत्र होते हैं, फैशन डिजाइन तो है, व्यापार भी है, तो इसमें अलग अलग क्षेत्र हैं जिसमें लोगों को रोजगार मिलता है। डिजाइन में, डिजाइन बनाने में, निर्माण करने में, वितरण करने में, बाट उसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, उसके विज्ञापन में, भाई कोई चीज आई है तो उसका ऐड भी आता है, परामर्श, विक्रय, प्रकाशन, विपणन, मार्केटिंग में और प्रसार में, इन सब चीजों में भी उसके रोजगार बढ़ते हैं। जैसे जैसे आप फैशन डिजाइन
बढ़ता है या वो अच्छा चलता है, तो ये चीज़ें भी अच्छी चलनी शुरू होती है। इसमें भी लोगों को काम का अवसर मिलता है। फैशन डिजाइन को समझने के लिए फैशन की प्रकृति और उसके काम करने के ढंग का अध्ययन करना आवश्यक है। फैशन डिजाइन के बारे में आप तभी समझ सकते हो जब फैशन की प्रकृति और काम करने के ढंग का अध्ययन अच्छे से बारीकी से करोगे। कुछ फैशन के मूल सिद्धांत एवं फैशन और उसे प्रभावित करने वाले कारकों के परस्पर संबंधों की संकल्पना को समझना भी बहुत जरूरी होता है। तो कुछ शब्दावली हैं जो इस लाइन में आने के बाद हम यूज करते हैं। फैशन डिजाइनर में हम आ गए। यदि आप फैशन डिजाइनर की पढ़ाई कर रहे हो और उसके बाद अपने मतलब आपका क्या है, आप किसी ड्रेस को बनाने में उसमें किस तरीके से क्या चेंज किया जाए कि अच्छा लगे, इस चीज़ में आप रुचि रखते हो, तो इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं आपके पास, उनको जानना भी जरूरी होता है। पहला क्या है? फैशन। क्या है? फैशन। फैशन एक ऐसी शैली या शैलियाँ हैं जो किसी एक समय में सबसे अधिक प्रचलन में रहती हैं। फैशन पता ही है आपको, मार्केट में जो फैशन आया वो उस समय तो बहुत जोर शोरों से सबके जवानों पे होगा। अरे आज तो इस समय मार्केट में फैशन में ये आया और सबके घरों में उसमें से रिलेटेड एक ड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, जैसे प्लाजो एकदम से फैशन में आया तो सभी के घरों में अब देखोगे प्लाजो प्लाजो होता है, पहनते हैं सभी लोग। लेकिन पहले क्या था, नहीं था, तो लोग इसके बारे में, जब फैशन आता है तो बहुत ज़्यादा अधिक प्रचलन में होता है। शैली परिधान अथवा उपसाधनों की विशेष दिखावट अथवा विशिष्टता होती है। फैशन में विभिन्न शैलियाँ आती हैं और चली जाती हैं, परंतु कुछ विशिष्ट शैलियाँ हमेशा बनी रहती हैं। देखो, वस्त्र तो या डिज़ाइन नए नए आते हैं मार्केट के अंदर और चले जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें या कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो मार्केट में हमेशा बने रहते हैं। जैसे कि कॉटन का वस्त्र हो, सूती वस्त्र हो, वो मार्केट में हमेशा फैशन में रहेगा। सिल्क के कपड़े हो, सिल्क की साड़ियाँ हो, सिल्क के सूट हो, इनके फैशन खत्म होते हैं? नहीं ना। नेट का आया चला गया, ऐसे वेलवेट आया मार्केट के अंदर चला गया, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि सूती वस्त्र, ये कभी आपके फैशन से नहीं जाते हैं। अस्थायी फैशन। अस्थायी फैशन कम समय के लिए आते हैं क्योंकि ये इतने ज़्यादा आकर्षक एवं उपयोगी एवं प्रभावी नहीं होते कि ग्राहकों को लंबे समय तक आकर्षित कर सके। अस्थायी फैशन क्या होता है? ये मार्केट के अंदर आते तो हैं, लेकिन लोगों के अंदर अपनी इतनी जगह नहीं बना पाते, लोगों को इतना पसंद नहीं आ पाता। वो कुछ समय के लिए आते हैं और फिर क्या हो जाते हैं, मार्केट में बंद हो जाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे अस्थायी फैशन। अब है चीज सम्मत शैली। क्लासिक स्टाइल क्या होता है? ये क्या है? एक शैली लंबे समय तक स्वीकृत रहती है तथा कभी भी पूर्णतः अप्रचलित नहीं होती। इसी शैली में डिजाइन की सादगी एक ऐसी विशेषता है जो इसे आसानी से हटने या पुराना होने नहीं देती। जैसे कि आप ब्लेजर, ठंड के अंदर ब्लेजर क्या चेंज होते हैं कभी फैशन में? ब्लेजर तो हमेशा फैशन में रहता है, कभी नहीं बदलता है। तो ये क्या होता है? चीज समझ शैली, क्लासिक स्टाइल, जो कि हमेशा ही रहती हैं, जो कभी बदलती नहीं हैं, वो फैशन से हमारे बाहर नहीं जाती। ठीक है, हम जैसे कुछ लोग होते हैं किसी चीज का, कोई ड्रेस का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनके माइंड में ये रहता है कि कहीं ये फैशन बंद ना हो जाए। फैशन बंद होगा तो जो उनके पास स्टॉक होगा उससे उनको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। अब है फैशन का विकास। भारतीय फैशन क्षेत्रीय, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक प्रभाव के मिश्रण के साथ मानव सभ्यता जितना ही प्राचीन है, भारत में अथवा विश्व में कहीं भी फैशन हमेशा 1 या 2 दशक में स्वयं को दोहराता है। पता होगा आपको फैशन क्या है? बहुत ज़्यादा मानव सभ्यता में बहुत ज़्यादा पुराना है। वही फैशन पुराना चला आ रहा है आपके सांस्कृतिक ऐतिहासिक प्रभाव के मिश्रण के साथ साथ ही। लेकिन भारत और विश्व में कहीं भी फैशन हमेशा क्या होता है? 1 या 2 दशक में स्वयं को दोहराता है। एक बार फैशन आया, बंद हो गया, फिर कुछ टाइम बाद देखोगे 2 साल 3 साल 5 साल बाद वो फैशन जरूर आएगा। आप यदि अपनी मम्मी या दादियों से पूछोगे तो वो बताएंगी कि जो आप पहन रहे हो ये हमारे टाइम में भी फैशन था। वो उनको भी पता होगा कि उनके टाइम में आया था। फैशन इसलिए कहा जाता है कि फैशन अपने आप को स्वयं को 2 दशक या 1 दशक के बाद दोहराता है और वर्तमान फैशन के लिए नए नए मोड़ एवं परिवर्तन लाता है। जो इस समय फैशन चल रहा है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस भी आते रहते हैं।
प्राचीन काल से ही भारत में फैशन ने कहीं ना कहीं अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। क्या हुआ है? प्राचीन काल से ही भारत में फैशन ने क्या किए हैं? अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। हम सभी प्राचीन समय, पुराने समय में भी रंग दिखाते थे जो फैशन थे। हम ये नहीं कह सकते कि पुराने समय में कोई फैशन नहीं था, उस समय भी थे। उस समय भी राजा महाराजा अलग अलग ड्रेसेस पहनते थे। हम सभी राजाओं और रानियों के असाधारण कपड़ों एवं फैशन से परिचित हैं। वेशभूषा से ही विभिन्न राजघरानों को आज भी पहचाना जाता है। वेशभूषा से ही हम विभिन्न राजघरानों को आज भी पहचान लेते हैं कि वो उस राजघराने के राजा थे या रानी थी, इस वंश के राजा थे। उनके ड्रेसों से हम पहचान लिया। तो उस समय भी ड्रेस बहुत ज़्यादा या फैशन उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित था। भारत में फैशन का इतिहास विकसित हुआ और पूरी दुनिया में उसने अपनी छाप छोड़ी। ये पुराने समय इतिहास में भी विकसित हुआ है और पूरी दुनिया में उसने अपनी क्या छोड़ दी है? फैशन ने छाप छोड़ी है। आज पश्चिमी संस्कृति एवं फैशन के प्रभाव के साथ भारतीय फैशन में कई बदलाव आए हैं। आज भारतीय फैशन में बदलाव तो आए हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आज भारतीय फैशन में हम वेस्टर्न कल्चर को भी फॉलो करने लगे हैं। पहले क्या था? अपने देश के कल्चर को ही वो फॉलो करते थे। नई आधुनिक विचारधारा का भी फैशन पर प्रभाव पड़ रहा है और यही कारण है कि कामकाजी लोग नए नए डिजाइन के आरामदायक वस्त्र की ओर आकर्षित हो रहे हैं। जो कामकाजी ऑफिस वर्कर्स, ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं, वो ऐसे ड्रेस का सिलेक्ट करते हैं जो उनके लिए कंफर्ट होता है। ऐसा नहीं कि कपड़े पहन लिए और पहन के फिर दिक्कत हो, तो फिर उन्हें काम भी करना होता है, तो उनका माइंड डिस्टर्ब होता है। इसलिए उनको ऐसे कपड़े सिलेक्ट करते हैं जो कि आरामदायक हो। फैशन का केंद्र फ्रांस। फैशन का केंद्र सबसे पहले क्या रहा? फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय फैशन में फ्रांस का प्रभुत्व 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में शुरू हुआ था। फ्रांस में कब शुरू हुआ था? 18वीं शताब्दी में। फ्रांस के एक कौन थे? सम्राट लुईस अपनी मूल ठाटदार शैली के लिए प्रसिद्ध थे। फ्रांस के सम्राट कौन? लुईस किस लिए प्रसिद्ध थे? अपनी ठाटदार शैली के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। सम्राट लुईस और उनके दरबारियों के शाही पहनावे की शैली ने पेरिस को यूरोप की फैशन राजधानी बना दिया। यूरोप की फैशन राजधानी बना दिया। किसको? पेरिस को। वहाँ के जो पहनावे थे उनके सम्राट लुईस के और उनके दरबारियों के कैसे पहनावे थे? शाही पहनावे थे, जिसकी वजह से पेरिस को यूरोप की फैशन राजधानी बना दिया गया। फ्रांस के बहुत से शहर सम्राट लुईस के दरबार में रेशमी वस्त्र, रिबन एवं लेस भेजते थे। ये सभी वस्त्र हाथ द्वारा सिलाई करके ग्राहक के सही नाप के अनुसार बनाए जाते थे। ये जो वस्त्र थे ये सिलाई करके जो भी ग्राहक थे उनके सही नाप के अनुसार बनाए जाते थे। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए विलासिता के सामानों के महत्व को पहचानते हुए सम्राट लुईस ने कपड़ा व्यापार एवं कलात्मक उद्योगों को शाही अदालत के नियंत्रण में लिया। उन्होंने इन जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था थी या फिर जो विलासिता के सामान, लग्जरी गुड्स थे, उनके महत्व को समझ के सम्राट लुईस ने क्या किया? कपड़ा व्यापार और कलात्मक जो उद्योग थे उसको किसके अंडर में ले लिया? शाही अदालत के नियंत्रण में ले लिया। शाही न्यायालय से समर्थन मिलने और रेशम उद्योग के विकसित होने के कारण फ्रांस फैशन का केंद्र बन गया था। इस वजह से फ्रांस क्या बन गया था? फैशन का केंद्र बन गया था। क्यों? जो वहाँ के शाही न्यायालय से समर्थन मिल गया था और रेशम उद्योग के विकसित होने के कारण। और वहाँ पे कौन से उद्योग विकसित हुए थे? रेशम उद्योग खुल गए थे, जिसकी वजह से फ्रांस क्या बन गया था? फैशन का केंद्र बन गया। वहीं से फिर फैशन शुरू हो गया। फ्रांस की परिधान निर्माण की कला को कुटोर कहा जाता था। परिधान को डिजाइन करने वाले पुरुषों को कुटूरियर कहा जाता था एवं महिलाओं को कुटूरियरे कहते थे। वहाँ सबका एक अलग अलग नाम दिया गया था। जो निर्माण कर रहा है या जो बना रहा है, जो महिलाएं बना रही हैं, उन सबके एक नाम दे दिए गए थे। वस्त्र निर्माण परिधान उत्पादन में प्रौद्योगिक उन्नति। कैसे उन्नति हुई थी? औद्योगिक क्रांति ने वस्त्र निर्माण एवं परिधान उत्पादन की प्रौद्योगिक उन्नति का प्रारंभ किया।
इसके कारण क्या थे उन्नति के? कम समय में अधिक वस्त्रों के निर्माण, क्योंकि स्पिनिंग जेनी एवं मशीनी कार्गो का आविष्कार हुआ था। क्योंकि उन लोगों ने क्या कर लिया था? स्पिनिंग जेनी और मशीनी कार्गो का आविष्कार कर लिया था, जिसकी वजह से कम समय में ही ज्यादा वस्त्रों का वो क्या कर देते थे? निर्माण कर देते थे। कम समय में ज्यादा वस्त्र मशीनों द्वारा बना देते थे। तो मुख्य कारण क्या थे? उनकी जो कंपनियां थी वो डेवलप क्यों हुई? उनका निर्माण, जो वस्त्र निर्माण उन्होंने शुरू किया, वो ज्यादा बढ़ा कैसे? क्योंकि उन्होंने मशीनी, पहले लोग हाथों से करते थे किसी किसी टेक्सटाइल उद्योग में, लेकिन उन्होंने क्या किया? इस कार्य को मशीनों द्वारा शुरू किया। स्पिनिंग जेनी, जिसमें कई स्पिंडल कताई फ्रेम होते हैं। स्पिनिंग जेनी क्या होता है? जिसमें कताई के फ्रेम लगे होते हैं, एक साथ वो कई कताई धागों की कताई करते हैं, जिससे एक समय में क्या होता है? एक से अधिक धागे बनाए जा सकते हैं। और मशीनी करके क्या होते हैं? जहाँ कपड़ों की बुनाई बहुत जल्दी की जा सकती है, इसलिए वहाँ समय भी कम लगता था और कपड़े का उत्पादन भी ज्यादा, वस्त्र का निर्माण भी ज्यादा होते थे। ठीक है। सिलाई मशीन के आविष्कार ने हस्तशिल्प को एक उद्योग में बदल दिया, जिसमें फैशन सभी को उपलब्ध हुआ। 1859 में क्या हुआ था? इसाक सिंगर ने सिलाई मशीन को पैरों से चलाने के लिए ट्रेडल का विकास किया। किसने? इसाक सिंगर ने सिलाई मशीन में क्या लगवा, किस चीज का विकास किया? ट्रेडल का विकास किया, जिससे पैरों से भी वो चल सके। सिलाई का काम और तेज एवं आसान हो गया, जिसकी वजह से सिलाई का काम जो हम हाथ से करते हैं ज्यादा समय लगता है, उसे पैर वाली मशीन से करते हैं तो कम समय में हो जाता है। इसलिए कार्य किया, सिलाई का काम क्या हुआ? तेज एवं आसान हो गया। प्रारंभ में इन मशीनों का प्रयोग सैनिकों की वर्दी बनाने के लिए किया गया। शुरू में उन मशीनों का प्रयोग, ट्रेडल वाली मशीन जो बनाई गई, विकास किया गया, उसका प्रयोग किस लिए किया गया था? सैनिकों की वर्दी बनाने के लिए, उनके जो ड्रेस होती थी वो बनाने के लिए किया गया। लेकिन कब? 1859 में किसने? लेवी स्ट्रॉक्स नामक एक युवक ने क्या किया? टेंटो एवं माल डिब्बों के कवर के लिए बने कपड़े का उपयोग करके पैंट बनाई। किसमें? 1849 में लेवी स्ट्रॉस नामक एक युवक थे, जिन्होंने क्या किया? किस कपड़े से? टेंटो और माल डिब्बों के कवर के लिए बने कपड़ों का उपयोग करके पैंट बनाई। मालदीव और टेंटो के कपड़ों से उन्होंने क्या बनाया? पैंट बनाई, जिनमें क्या रखा? जेब भी लगा दिया, ताकि वो उसमें अपने औजार रख सकें। ये पैंट काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो गई उस समय। जब समय था, फैशन की बात है, तो जब उसका फैशन आया तो वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुई और लोगों ने उसे पसंद भी किया, और उसका नाम क्या रखा गया? डेनिम। क्या रखा गया उसका नाम? डेनिम। डेनिम तो पता ही है, आप लोग भी इसे जानती हो, डेनिम ब्रांड। जींस की खोज का श्रेय किसे जाता है? इस वजह से जो पैंट इन्होंने बनाई थी, तो इसे नाम डेनिम गया था और इसी से जींस बना। जींस की खोज का श्रेय किसे जाता है? लेवी स्ट्रॉस को ही जाता है। उसकी कंपनी का भी नाम इसी से पड़ गया था, लेविस स्ट्रॉस एंड को, जिसकी जींस बहुत ज्यादा मशहूर है। प्रारंभ में डेनिम कपड़े का प्रयोग विशेष रूप से मजदूरों के लिए बनाए जाने वाले कपड़ों के लिए किया जाता। शुरू में इसका प्रयोग मजदूरों के लिए कपड़े बनाने के लिए किया जाता था, लेकिन पिछले 150 वर्षों से एक जैसा रहा, यही एकमात्र परिधान। लेकिन यह एक ऐसा कपड़ा है जो कभी बदला, इसका फैशन हमेशा चला, 150 वर्षों से चला आ रहा है। 1880 में महिलाओं ने क्या बनाया? महिलाओं ने स्कर्ट और ब्लाउज पहनने शुरू किए। कब? 1880 में। यह महिलाओं के लिए पहनने को तैयार परिधान के निर्माण की ओर एक और नया कदम था। अब कब हुआ? फिर क्या हुआ? 19वीं शताब्दी में इन वस्त्रों को बना के कहाँ ले जाया जाता था? मेलों और बाजारों के माध्यम से जनसाधारण उनकी आर्थिक स्थिति के अनुकूल फैशन उपलब्ध कराए गए। कहाँ पे ले जाएगा? ये वस्त्र बनाया गया, फिर मेलों और बाजारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का सुविधा ये देखा गया कि लोग वहाँ आते हैं मेलों और बाजारों में, तो वहां से इस वस्त्र को देखेंगे और लेंगे। विभिन्न जगहों में यात्री व्यापारी इन बाजारों में कपड़े लाते थे। अलग अलग व्यापारी अलग अलग आते थे, वहां पे कपड़े लेके आते थे। खरीदने और बेचने वाले अक्सर मोल भाव करते थे, जिनको लेना था या देना था वो अपने मोल भाव भी इसी में करते थे। देखिए फ्रेंड्स, फैशन जो कह रहे हैं उसकी मैंने एक फोटो भी लगा दी है, आप देख सकते हो किस तरह के फैशन थे। लोग
शहरों में जब बसने लगे तब उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बड़े बड़े दुकानें भी खोले। अब पहले क्या था, मेलों और बाजारों में, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, लोग जब देखे कि इसकी मांग बढ़ रही है तो शहरों में क्या करने लगे, अपनी दुकानें खोलने लगे। विविध प्रकार की कपड़ों की बढ़ती मांग के साथ शहरों में खुदरी दुकानें, रिटेल शॉप्स भी खुलना शुरू हो गई थी। अब है फैशन का विकास। फैशन चक्र, फैशन क्या है, चलता रहता है। अभी कोई और फैशन है, कुछ टाइम बाद देखोगे एक नया फैशन आ जाएगा, फिर लोग उसको फॉलो, उसे लेने लगेंगे, उसे पहनने लगेंगे, तो दूसरा फैशन जो क्या है वो फीका पड़ जाता है। तो यही क्या होता है, फैशन चक्र। फैशन चक्र से क्या अभिप्राय है, वह समय या जीवन काल जिसमें एक फैशन चलता है। फैशन शुरू होने से लेकर खत्म होने तक 5 स्तरों से गति करता है। जब शुरू होता है फैशन और खत्म होने तक उसके 5 स्टेप होते हैं, देख लेते हैं उन स्टेप्स को। पहली क्या है, शैली की प्रस्तुति। फैशन डिजाइनर अपनी रचनात्मक एवं शोध द्वारा नए नए डिजाइन के परिधान तैयार करके जन साधारण को नई शैली उपलब्ध कराते हैं। जो ये डिजाइन बनाते कौन है, डिजाइनर बनाते हैं। नए नए डिजाइन ले जाके जो उद्योग के मालिक होते हैं उनको दिखाते हैं, फिर जब पास हो जाता है तो वो ड्रेस तैयार होता है। तो ये क्या होता है, नए नए डिजाइन के परिधान तैयार करके जन साधारण को नई शैली उपलब्ध कराते हैं। नए नए डिजाइन बनाने के लिए क्या है, डिजाइनर क्या करते हैं, उसकी रूपरेखा, रंग, आकृति कैसा होगा, कपड़े के प्रकार को बदल बदल कर प्रयोग करते हैं। वो ये ट्राई करते हैं कि कौन से कपड़े पे, कौन से कलर में, कौन सी चीज ज्यादा लोगों को पसंद आएगी, ट्राई करके। तो ये क्या होती है, शैली की प्रस्तुति, अपनी शैली वो दिखाते हैं, प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्या है, लोकप्रियता में वृद्धि। अब फैशन बहुत से लोगों द्वारा खरीदा पहना जाता है तो उसकी क्या हो जाती है, लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ने लगती है। एक ने खरीदा, दूसरे ने खरीदा, देखा कि मार्केट में ये फैशन है तो सभी धीरे धीरे उसे खरीदने लगते हैं। और जब सब ले लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो फैशन डाउन हो जाएगा। फैशन अब जब सब ले लेंगे तो सबको क्या लगेगा, अरे उन्होंने भी यही ड्रेस पहनते हैं, अरे वो भी, अब हम नहीं लेंगे। तो ये क्या होता है, पहले तो क्या होगी, लोकप्रियता में वृद्धि, फिर लोकप्रियता की पराकाष्ठा। जब कोई फैशन लोकप्रियता की ऊंचाई पर होता है उसकी मांग क्या होती है, बढ़ जाती है। सही बात है भाई, जब फैशन है बहुत तेजी से पीक पे आ चुका है तो उसकी लोगों के पास क्या हो जाएगी, मांग बढ़ जाएगी। एकदम से अचानक से ऐसा समय आता है जब मांग बढ़ जाती है। इस लोकप्रियता एवं मांग का फायदा अन्य निर्माता उस फैशन की नकल या कम मूल्य पर उसके रूपांतर का उत्पादन करके करने लगते हैं। अब क्या होता है, कोई चीज मार्केट में आई है फैशन में, तो उसका क्या होगा, धीरे धीरे मांग, जब सभी लोग लेने लगे मांग बढ़ जाएगी। मांग बढ़ती है तो इसमें जो दूसरे कंपनी वाले, दूसरे उद्योग वाले होते हैं वो उसी का कॉपी करके बनाते हैं, उसे कम रेट में मार्केट के अंदर ले आते हैं। अब कम रेट में आते हैं तो ये क्या हो जाता है, लोकप्रियता की पराकाष्ठा। अब है लोकप्रियता में कमी आना। जब उस फैशन की अनुकृतियां भारी संख्या में बाजार में आ जाती हैं, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर जब भारी संख्या में आ जाएगा तब क्या होगा, प्रिय व्यक्ति उस शैली से उब जाते हैं। तब लोग उस शैली से या उन चीज़ों से उबने लगते हैं एक दूसरे के पास देख के, और कुछ नया खरीदना चाहते हैं। फिर वो चाहते हैं मार्केट के अंदर कुछ नया आए। ऐसे समय में क्या होती है, लोकप्रियता घट जाती है, लोकप्रियता में कमी आना। और दामों में भी, कम दामों में अब क्या करते हैं, जो दुकान वाले या उद्योग वाले होते हैं उससे कम दामों में, जब लोकप्रियता में कमी आ जाती है तो उन्हीं चीज़ों को कम दामों में निकाला जाता है। अब है शैली का परित्याग अथवा अप्रचलन। फैशन चक्र के इस अंतिम पड़ाव पर कुछ उपभोक्ता पहले से ही किसी नए रंग रूप में आ जाते हैं और इस प्रकार एक नया फैशन चक्र प्रारंभ हो जाता है। अब ऐसे में अब मार्केट के अंदर दूसरा फैशन आ जाएगा और दूसरे में लोग दूसरों की तरफ झुकाव हो जाएगा। तो ये फैशन चक्र इस तरीके से चलता रहता है। सबसे पहले शैली की प्रस्तुति होती है, फिर लोकप्रियता में वृद्धि होती है, फिर लोकप्रियता की पराकाष्ठा होती है, फिर लोकप्रियता में कमी आना, फिर शैली का परित्याग अथवा अप्रचलन। ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम करेंगे फैशन व्यापार। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।